स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, क्योंकि उतना ही ज्यादा H प्लस रिलीज कर रहा है एसिड, ठीक है। और Ka ज्यादा होगा तो log ऑफ Ka ज्यादा होगा, और अगर log ऑफ Ka ज्यादा है तो माइनस log ऑफ Ka कम होगा। क्या मतलब है इस बात का? pKa कम होगा। स्ट्रॉन्गर द एसिड, higher the value of Ka and lesser is the value of pKa। आसान है, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ? I mean that suffices pretty well, हाँ? अब एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है, आप इस इक्वेशन को देखिए, जितना ज्यादा H प्लस छोड़ दे, कोई एसिड जितना H प्लस दे देगा, जितने मजे से H प्लस दे देगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। सीधी सी बात है, यही तो धर्म है एसिड का, काम ही एसिड का यही है, H प्लस देना, तो मजे से दे दे तो अच्छा एसिड होगा। पर क्या आपने गौर किया, रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी। सीधा जाता है तो लौट कर भी आता है। हम चाहते हैं कि वो सीधा जाए, ज्यादा जाएगा आगे, अगर लौट कर उतना नहीं आएगा। ज्यादा जाएगा आगे, अगर लौट कर उतना नहीं आएगा। अगर लौट कर उतना नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है? इसका मतलब H प्लस A माइनस से उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर बैकवर्ड जा रहा है, H प्लस जुड़ रहा है A माइनस में, तो A माइनस क्या काम कर रहा है? A माइनस H प्लस को स्वीकार कर रहा है, H प्लस को ले रहा है। एसिड्स H प्लस देते हैं और बेसिस कौन होते हैं? सॉरी, और बेसिस कौन होते हैं? वो जो H प्लस ले ले। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बेस का काम कर रहा है A माइनस। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बेस का काम कर रहा है A माइनस। अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बेस का काम कर रहा है A माइनस, तो एक्चुअली नाम भी याद करें, वो है तो कॉन्जुगेट बेस। हाँ, अच्छा बेस हुआ तो ज्यादा H प्लस ले लेगा, ज्यादा H प्लस लेगा तो बैकवर्ड चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा तो फॉरवर्ड ढंग से नहीं आ पाएगा, एसिड अच्छा नहीं रह जाएगा। कब एसिड अच्छा होगा? एसिड तब अच्छा होगा जब H प्लस और A माइनस रिएक्ट करके बैकवर्ड कम आए या ना आए। अगर A माइनस H प्लस न ले सके तब होगा HA अच्छा एसिड। इसका मतलब A माइनस अच्छा बेस न हो तब HA होगा अच्छा एसिड। स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। लॉजिक से भी आता है, मैथमेटिकली भी आगे देखा था, जैसे जैसे A माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी HA की। Ka of HA is Kw upon Kb of A माइनस। ये हमने डिराइव भी किया था आयनिक इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में, राइट? याद है आपको? और ये वो तो बड़ा गंदा चैप्टर था। गंदगी से क्या फर्क पड़ता है अपने को? अपने तो कल एक फॉर्मूला चाहिए, वो ले रहे हैं अपन। पूरे चैप्टर के लिए इमोशनल मत होइए। वैसे सुंदर चैप्टर था, हमने बड़ी खूबसूरती से किया है उसे, शायद आपको भी मजा आया होगा। Now Ka of HA है Kw upon Kb of A माइनस। तो जैसे जैसे Kb कम हो जाएगा वैसे वैसे Ka बढ़ जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करती है कॉन्जुगेट बेस कितना बेसिक है। बेसिक ज्यादा होगा तो रिएक्टिव कम होगा, ज्यादा बेसिक है तो कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है मतलब ज्यादा अनस्टेबल है। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की, बहुत काम की बात बोलो, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। एसिड अच्छा है तो H प्लस छोड़ेगा, H प्लस छोड़ेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतने मजे से H प्लस छूट जाएगा। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है। अब कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कौन करेगा? प्लीज नोट, जब H प्लस छोड़ रहा है तो माइनस अपने पास रह जाता है। अगर माइनस अपने पास रह जाता है और चार्ज इकट्ठा होता हुआ किसी को स्टेबल नहीं करता,
तो कोई तो इस चार्ज को घसीट ले, कोई तो इस चार्ज को फैला ले, कोई इसको हटा ले, तो मजा आ जाए। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, इसीलिए वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप और सड़ा मारते हैं। पहले ही माइनस चार्ज से हाहाकार करे, कहते तू भी ले ले मेरे माइनस। वो पहले ही डगमगा रहे अपने बोझे से, तुमने और बोझा डाल दिया तो धड़ाम हो जाएगा, उसकी और बेसिक स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी कॉन्जुगेट बेस की, या बढ़ जाएगी कि उल्टे, और आप कहोगे एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट एसिड की कम हो जाएगी। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स heighten या increase the acidic strength, electron releasing groups decrease the acidic strength। एक स्टेप में फंडा लिखना हो तो लिख लिए, रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं, सड़ाते हैं, और विथड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। विथड्रॉइंग ग्रुप्स increase the acidic strength, releasing groups decrease the acidic strength। This is so weird. Yes, this is so weird. Withdrawing groups increase the acidic strength, electro-releasing groups decrease the acidic strength. This is so weird. Oh, या wired जो भी है। एग्जाम्पल दे रहे हो? हाँ, आप बता सकते हैं। ये तो CH2COOH सब में एक जैसा है, ध्यान दे, बहुत ही प्यारी चीज है। इसी CH2COOH से जुड़ा हुआ है कहीं Cl, कहीं F, कहीं साइनाइड और कहीं नाइट्रो। माइनस आए हैं चारों। बढ़ता हुआ शक्तियों का क्रम क्या है? सबसे तगड़ा था नाइट्रो, मोस्ट एसिडिक होगा नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एसिडिक एसिड। उसके बाद माइनस आया साइनाइड का, उसके बाद क्लोराइड का, सबसे लल्लू है क्लोराइड, लीस्ट एसिडिक होगा क्लोरो एसिडिक एसिड। इस तरह से बेस को देखें तो क्या होगा? वही कथा है, वही दोबारा म्यूटेटस म्यूटेंडस, वही चीज रिपीट हो रही है। मतलब Kb लिखते हैं, जैसे वहां Kb था, Ka था, यहाँ Kb है। बेस अगर पानी में डिसोसिएट हो क्या करेगा? BH प्लस बनाएगा और OH माइनस छोड़ देगा। यदि ऐसा है तो Kb इज BH प्लस इंटू OH माइनस अपॉन B। हाँ जी, Kb इज लॉग माइनस लॉग ऑफ Kb, और आप देख सकते हैं Kb ज्यादा है मतलब स्ट्रॉन्गर बेस है, मतलब pKb कम है। Kb ज्यादा होगा तो pKb कम होगा और बेस बेहतरीन होगा। यही नहीं, दूसरे शब्दों में कहें, कॉन्जुगेट एसिड जैसे जैसे स्टेबल हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड जैसे जैसे स्टेबल हो जाएगा, वैसे वैसे बेस की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, लॉजिक तो पुराना ही है, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज कब होगा? वेल, आप देखें, कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है मतलब वीक एसिड हो गया है वो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो अनस्टेबल H प्लस देने की कोशिश करेगा। वीक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ सड़ाना है। कैसे सड़ाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ सड़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या रिलीजिंग ग्रुप्स दे देंगे, क्या करेंगे? वो बेसिक स्ट्रेंथ को वो कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कर देंगे, वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं, वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ये एक राउंड अबाउट तरीका है देखने का, अदरवाइज डायरेक्टली देख सकते थे। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? लोन पे डोनेट होता है। लोन पे डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रिलीजिंग ग्रुप्स लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली बढ़ जाएगी, कॉन्जुगेट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जल्दी बोल रहा हूं, आसान चीज बोल रहा हूं, बड़ा बोलता हूं धीमे धीमे। बेस कौन होता है? जो लोन पे डोनेट करता है। लोन पे कौन डोनेट करता है? अबे जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वही तो डोनेट करेगा, जिसके पास है ही नहीं क्या डोनेट करेगा? हाँ जी, तो जिसके पास लोन पे हो वो लोन पे डोनेट कर सकता है। यही नहीं, अगर उससे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाएं और मनमान चार्ज आ जाए उसके ऊपर, तो कहेगा हाँ जा लोन पे तो जल्दी जा, बहुत चार्ज आ रहा है यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा, जा तू। तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं। डायरेक्ट देख सकते हो
और चाहो तो ये गोलमाल तरीका कॉन्जुगेट एसिड से देखो, सीधे कॉमन सेंस से दिख जाता है, तो बहुत महान बात नहीं है। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं आप। सो तो है ही। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ्स, इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, समझ में आ गया तो क्वेश्चन। प्रोपेनामीन ये है। व्हाट डू यू मीन प्रोपेनामीन? जैसे वन अमीन होना चाहिए, तो प्रोपेन वन अमीन ज्यादा अच्छा होता। 1 2 3 नाइट्रोप्रोपेनामीन, 2 नाइट्रोप्रोपेनामीन, ऐसे था, राइट? प्रोपेनामीन इस तरह से। यदि ऐसा है 2 नाइट्रो 3 नाइट्रो या जस्ट 1 प्रोपेनामीन, अच्छी बात है। ज्यादा बेसिक कौन होगा इसमें? ज्यादा बेसिक वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा है। ज्यादा बेसिक वो होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं हो रहा। विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते थे और बेसिक स्ट्रेंथ कम किया करते थे, मत भूलिए। NO2 कैसा है? NO2 एक शक्तिशाली माइनस आई ग्रुप है। क्या करेगा? अरे सड़ा मारेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा ये तो यहां तो दूर है, 3 नंबर पर है, यहां तो पास आ गया 2 नंबर पर, तो बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। ये कम है, ये थोड़ा ज्यादा, और ना हो तो सबसे अच्छा, ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इससे भी सस्ता और सड़ियल कुछ हो सकता था? हाँ। तो अगर आपके पास होता 1 नाइट्रोप्रोपेनामीन, तो वो और भी लेस बेसिक हो जाता। क्यों? बिल्कुल खोपड़ी पे आके बैठ गया है, नाइट्रोस का माइनस आई और प्रबल हो गया है, बेसिक स्ट्रेंथ पागलों की तरह कम कर देगा। ऑफ कोर्स नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए। Which of the following alcohols is expected to have the lowest pKa value? सबसे कम पीके वैल्यू किसकी है? इथेनॉल। देखते हैं। प्रोपेन 1 ऑल, ट्राइफ्लोरो इथेनॉल, गजब, 222 ट्राइफ्लोरो इथेनॉल और 2 क्लोरो इथेनॉल। वेल, आप देखें, एक तरह से सारा प्रताप जो है ये इथेनॉल का ही है। एक बार क्या किया है, इथेनॉल में H हटाकर मिथाइल लगा दिया है, ये प्लस I है, इससे बनी है प्रोपेनॉल। अच्छा, तो प्रोपेनॉल की तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है इथेनॉल से। जी हाँ, तो अगर A और B देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है B की A से। अगर वहीं पे H हटाकर Cl लगा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी। एक F लगाते तो और ज्यादा होती, 2 F से उससे भी ज्यादा, और 3 F से तो सबसे ज्यादा हो जाएगी। सबसे प्यारा C है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ या Ka का ऑर्डर है। इसका उल्टा ऑर्डर pKa का होता है, तो BADC ये हो जाएगा pKa का ऑर्डर। लीस्ट वैल्यू मोस्ट एसिडिक है C। Can you see this? Let's hope so. अगला क्वेश्चन। The correct order of decreasing acidic strength is CF3 CCl3 O, सब में COOH है। How sweet. एक बार उससे लगी है मामूली हाइड्रोजन, रेफरेंस है। मिथाइल लग गया प्लस I, एसिडिक स्ट्रेंथ सड़ गई। CCl3 लग गया, उन्हें भी माइनस I, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। CF3 उसके भी पप्पा जी, फ्लोरीन का तो माइनस I ज्यादा होता है, बढ़ गई एसिडिक स्ट्रेंथ। बस इतना ही तो है, और है ही क्या। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, एसिडिक स्ट्रेंथ विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड रिलीजिंग decrease the acidic strength, and obviously this is about acidic strength. Select the acid with lowest pKa. Lowest pKa मतलब कैसा एसिड अच्छा होगा? वीक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चुनने को कह रहे हैं। कैसे? देखते हैं कैसे। CH3COOH, खुशी भी जानकर। इसमें क्या है? CHCl2COOH, ठीक है।
फिर हेक्सेन वेक्सेन लगा दी है और फिर उसमें क्लोरीन लगा दी है। बड़ा खतरनाक कर दिया मामला। देखिए किसका कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है। विथड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। तो आप देखिए HH CH3 क्या है, CHHH है, दो H हटाकर Cl लगा दिए, बड़ा मजा आया। तो B तो ज्यादा है A से, तो पक्का है। यहाँ पे क्या है, H है और यहाँ भी है C, ये था C। अब 3 H हटाकर CCH ऐसे लगा दिया है। यहां से तुलना करें अगर इसकी, तो आप देखिए यहाँ C के साथ क्या जुड़े थे, HH 3 H थे, यहाँ एक तो बचा और दो जगह कार्बन लगा दिए। कार्बन तो उल्टे रिलीजिंग है, ये आई लगा है, 1 मील दूर लगा है, 3 कार्बन दूर जाके 3 कार्बन के बाद तो इंडक्टिव का असर भी इतना नहीं होता। हाँ जी, तो आपने अल्काइल ग्रुप बढ़ाए हैं। हाँ जी, तो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ सड़ाई है, बिल्कुल। तो सी और डी तो जो है वो ए से भी गए गुजरे होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सारे जहां से अच्छा बी ऑप्शन हमारा, तो आंसर क्या है, बी। बी बॉम्बे इज द आंसर। जेई मेन 2019 ऑनलाइन 420 ना 4 नंबर 120 में से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज CH2COOH का जलवा। क्वेश्चन है कि हलवा। इतना सस्ता आसान क्वेश्चन। देखिए साइनाइड NO2 फ्लोरीन और क्लोरीन। माशाल्लाह, क्या करना, साइनाइड नहीं, सबसे तगड़ी NO2 थी, उससे कम साइनाइड, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। सबसे तगड़ी NO2 फिर साइनाइड, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। ये ठीक लगता है। सी, वी ऑल कैन सी द आंसर, राइट? देयर वी आर। What are the characteristic features of a free radical? एक मुक्त मूलक फ्री रेडिकल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, देखते हैं। A, presence of negative or positive charge, नहीं। Presence of unpaired electron, yes. Odd number of electrons, yes. Produced by homolytic fission of bond, yes. B, C, D are the correct answers. More than one correct. I mean, जेई में तो सारे ही मोर देन वन करेक्ट होने चाहिए, मतलब पूछने चाहिए कायदे। Strongest acid amongst the following compounds is, and we have A, acidic acid, CH3 तो प्लस आए हैं, तो सड़ा रहा है H से, A से अच्छा तो B ही है। हाँ जी, और यहाँ है CH3 CH2 CHCl। यहाँ देखिए COOH में C, H, Cl और इथाइल ऐसा कर दिया है। अब यहां तो Cl दूर है और यहां Cl करीब होके पास आ गया, तो D घटिया है C से, ये तो पक्का है। तो D आउट हो गया A, D और A तो मार्केट से आउट हो गए, तो हो ही नहीं सकते। संभावनाएं क्या है, या तो सिर्फ H लगा दो, उसमें भी जी लेंगे हम, और फिर लगा ही रहे हो तो H की बजाय तुमने C लगाया। अब ये जो टुकड़ा है C या प्रोपाइल टाइप का जो ग्रुप लगाया तुमने, ये तो प्लस आई है, और ये Cl है ये माइनस आई। हाँ जी, इसको देखिए, अल्काइल को या Cl को, अल्काइल से ज्यादा असर होता है हेलोजन का, हेलोजन भी तगड़ा है माइनस आई में बिल्कुल। तो नेट क्या है, नेट ये है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग गया। अच्छा, किसके मुकाबले, फॉर्मिक एसिड के मुकाबले ज्यादा विड्रॉइंग है। हेलोजेंस कर लेते हैं विड्रॉ, 2 या 3 होते तो और शानदार होता, एक भी है तो शानदार ही। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें C होगा। क्या, जी हाँ, C। Which of the following acids has the lowest value of acid dissociation constant? यानी वीकेस्ट, पीके नहीं है, के पूछा, वीकेस्ट एसिड पूछा है, सबसे लल्लू कौन? ठीक है, पुराना क्वेश्चन। CH3CHF, अच्छा, CH3COOH, ये COH है, यहां F लगाया है। ये सब डेरिवेटिव्स हैं एसिटिक एसिड प्रोपेनॉइक की। अच्छा, कर क्या रहे हैं? वेल, एक बार कहा कि हमने सेकंड कार्बन पे F लगाया है, दोबारा कहा
कि हमने थर्ड कार्बन पे F लगा दिया है। तो A से तो B माइनस आई ग्रुप दूर चला गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो घटेगी। फिर बोलने लगे कि F की बजाय Br लगा दिया हमने। ओ यार, तुमने तो सस्ता कर दिया ग्रुप को, तो और कम हो गया माइनस आई, एसिडिक स्ट्रेंथ और घट गई। और फिर आप कह रहे हैं कि साहब हमने CHBr यहाँ Br लगा दिया है। ठीक है, तो ये और कुछ होना इससे तो ज्यादा ही है, करीब आ गया तो C से तो ज्यादा है B। सबसे घटिया कौन? ओह माय गॉड, कांट यू सी द आंसर? सबसे अच्छा C है, सॉरी, सबसे घटिया C है, सबसे अच्छा A है। सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के लिए होड़ लगेगी B और D में, ना हमसे पूछा है ना उसका कोई ऑर्डर है, हाड़ में चलेगी। तो आप ये देखिए, यहां तक हमने बात करी है किसकी? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में इंडक्टिव इफेक्ट्स। बात तो बहुत करी आपने, करनी ही थी। अब आता है अगला, जिसको कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट और क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में मुकुटमणि है। मतलब आसान शब्दों में बताइए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्यों? शक्तिशाली है, दूर डिस्टेंस तक चलता है और दमदार है। कौन सा? मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको आजकल कुछ लोग रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। And this brings us to the utterly, butterly delicious, a very beautiful theory of resonance. क्या है ये? अगर आपको प्रकृति में एक कोई मॉलिक्यूल ऐसा मिल जाए, कौन सा? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड्स तो कोवलेंट हो, लेकिन आप साफ साफ ये ना कह सकेंगे भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ अजीबोगरीब बीच में दिख जाए। इसका मतलब एक यूनिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, सिंगल यूनिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप उस मॉलिक्यूल को सही सही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर तब हमें कल्पना करनी पड़ती है क्या? कि वो मॉलिक्यूल जैसे आपने कहा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। एग्जाम्पल देके बताओ, तो मान लीजिए आपने कहा कि जैसे कार्बोक्सिलेट आयन है, तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर लिखा उसका, तो आप यहाँ C डबल बॉन्ड O देखिए, C सिंगल बॉन्ड O देखिए। डबल बॉन्ड्स हमेशा शॉर्ट होते हैं, सिंगल लॉन्ग होते हैं। तो अगर वास्तव में ऐसा सही में कार्बोक्सिलेट आयन 1 जैसा होता, तो उसमें दो तरह के CO बॉन्ड्स होने चाहिए थे, दो अलग अलग लेंथ्स के CO बॉन्ड होने चाहिए। उसी की बजाय कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हो? जो ऊपर वाला ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है उसको सिंगल बना सकते थे, डबल तो यहां भी ला सकते थे ना, ला सकते थे। अगर 2 वास्तव में एग्जिस्ट करता, अगर 2 वास्तव में एग्जिस्ट करता, तो अगेन ऊपर वाला बॉन्ड लॉन्ग, नीचे वाला शॉर्ट होना चाहिए था। पर वास्तव में जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए और लोगों ने कार्बोक्सिलेट आयंस को देखा, तो बड़े चकित हुए। उन्होंने देखा कि दोनों बॉन्ड्स की जो CO बॉन्ड्स हैं, उनकी लेंथ बीचों बीच, एक तो पहली बार एक जैसी थी, और न सिर्फ एक जैसी थी, वो सिंगल बॉन्ड से शॉर्ट थी और डबल बॉन्ड से लॉन्ग थी, बीच में थी। ये क्या हुआ? और आकाशवाणी हुई, यही रेजोनेंस है। मतलब हमने मान लिया कि डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो डीलोकलाइज होके सब जगह फैल गया, वो इकट्ठा ही तीनों एटम्स के बीच में डोलने लग गया। तो पार्शियल पाई बॉन्ड जो है वो C और एक O के बीच में है, और पार्शियल पाई बॉन्ड C और दूसरी O के बीच में है। माइनस चार्ज भी दोनों ऑक्सीजन पर फैला है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी दोनों तीनों एटम्स पर फैला हुआ है, इस प्रकार से। राइट, देयर वी आर। When two or more Lewis dot structures that differ only in the distribution of electrons can be written for a molecule, but no single Lewis dot structure is sufficient to describe the actual distribution of electrons, then the molecule is said to show resonance. नया नहीं है रेजोनेंस, बॉन्डिंग में बहुत चर्चा हुई है रेजोनेंस की, पूरी बॉन्डिंग ही कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस पर आधारित थी। फिर भी एक बार रिकैप कर रहे हैं, यहाँ पूरे अच्छे से बता रहे हैं ताकि कोई भ्रम न रहे, कोई दिक्कत कैसे भी ना आए। ठीक है, ध्यान से देखिए। बड़ा मशहूर एग्जांपल है महान बेंजीन का, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्या हम इसे साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन बोल सकते हैं? क्या क्या क्या, क्या बोल गए जल्दी से? साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नॉट रियली, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि वास्तव में इसमें न कुछ डबल है न सिंगल। जो डबल है वही सिंगल है, जो सिंगल है वही डबल। क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत साफ है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। व्हाट गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो गया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो गया है, और जो डबल है वही सिंगल है, जो सिंगल है वही डबल, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत साफ है। आप देखेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड की नॉर्मल लेंथ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। डबल बॉन्ड 134 का होता है, और जो बेंजीन का बॉन्ड है बीच में है 139 पिकोमीटर से, वो डबल से लंबा है और सिंगल से छोटा है। जस्ट अर्थमेटिक मीन नहीं है, अरे तो कोई मैथमेटिकल एवरेज थोड़े चलता है, बीच में है इतना, ये लीनियर फंक्शन है, ऐसा थोड़ी कहा है। ये दिखाता है कि जो बॉन्ड बेंजीन का वास्तव में है वो सिंगल और डबल के बीच में कुछ है। आपको याद हो हमारे हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ऐसा करके हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलेट की तो बात हमने करी थी। कार्बोनेट आयन कैसा है? कार्बोनेट में भी तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है, अगेन थैंक्स टू रेजोनेंस। जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं वो सारे सारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। फर्क क्या है इनमें? कोई फर्क नहीं है, तीनों एक ही चीज को, एक ही परिस्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट? अच्छी बात। तो आप देखिए कार्बोनेट आयंस, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, प्यारे प्यारे हमारे, ऑफ कोर्स ये तो है ही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काल्पनिक होते हैं, दे आर हाइपोथेटिकल बट दे कंट्रीब्यूट टू द रियल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। राइट? The resonance hybrid is more stable than any other contributing structure. जो resonance hybrid है वो किसी भी contributing structure के मुकाबले ज्यादा stable होता है। अच्छी बात है। जो असली स्ट्रक्चर है जान तो उसी में है, बाकी तो ऐसे ही लल्लू पंजू स्ट्रक्चर्स हैं। वो कल्पना करने के काम में आते हैं, पर एक क्षण के लिए भी 1 या 2 या 3 एग्जिस्ट नहीं करते। वो जल्दी जल्दी एक्सचेंज में नहीं होते। वास्तव में जो असली में एग्जिस्ट करता है वो तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, और जो है वो क्षमा चाहता हूं, वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, असली स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और वो एक निमिष मात्र के लिए, एक नैनो सेकंड के लिए भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में परिवर्तित नहीं होता। मतलब ये स्ट्रक्चर कभी एग्जिस्ट नहीं करता बेंजीन का, और दूसरा स्ट्रक्चर भी कभी एग्जिस्ट नहीं करता बेंजीन का। असली में जो एग्जिस्ट करता है वो ये है, 100% टाइम पर यही एग्जिस्ट करता है। न ये तो सिर्फ कल्पना करने में सहायता करते हैं। ये कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये है एक्चुअल रेजोनेंट स्ट्रक्चर। रेजोनेंट जिसमें रेजोनेंस हो चुकी हो, ऐसा समझ। देख रहे हैं आप? बिल्कुल। यहां देखिए, एक टीचर है, इन्होंने बच्चों को एक गेंडा दिखाया, छोटे बच्चे थे। एक गैंडा क्या होता है? गैंडा राइनोसोरस कहते हैं अंग्रेजी से। तो एक बच्चे ने बड़े मजे से डिस्क्राइब किया, उसने कहा एक यूनिकॉर्न लीजिए, एक ड्रैगन लीजिए, मिक्स कर दीजिए, राइनोसोरस बोलता है। तो उसकी नजर में वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, किसका? एक यूनिकॉर्न और एक ड्रैगन का। ये मजेदार कल्पना है, मनोरंजक और कुछ नहीं, बच्चों वाली बातें। बट दिस इज हाउ यू कुड डिस्क्राइब पॉसिबली रेजोनेंस। राइनो बन गया तो ऐसा नहीं कि वो यूनिकॉर्न और ड्रैगन के बीच में पलटी मार रहा है, वो जो है वो परमानेंट है, वो मस्त राइनो है। उसको इमेजिन करने के लिए आपने यूनिकॉर्न और ड्रैगन की कल्पना कर ली है, बस, क्योंकि आप उससे परिचित हैं। राइनो आपके लिए नया हो सकता है, बस, दैट्स इट। अल्टीमेटली रेजोनेंस में होता क्या है? बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, वो किसी दो कार्बन या दो एटम्स के बीच में नहीं रहते, वो दो से ज्यादा एटम्स के बीच में शेयर होने लगते हैं, डोलने लगते हैं। बादल ही तो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है, फैल जाता है, और लोग कहते हैं अरे रेजोनेंस हो गई। जाने दीजिए। राइट? ये क्या है? पंछी हैं, उड़ते हैं ये पंछी, हवा के झोंके, इनके ना कोई रोके, ऐसी तैसी है ना। अब आप देखिए बेचारा अलग अलग महीनों में अलग अलग रास्तों पे उड़ रहा है, कितना मासूम है ना। अब आप कहेंगे इसका रेजोनेंस से पढ़ाते पढ़ाते पंछियों की बात और माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स की बातें क्यों कर रहे? लौट कर आप ही गया, ये उसका पाथ है, आप देखिए। अच्छा, तो क्या वो डीलोकलाइज हो गया है? अलग अलग
महीनों में वो अलग अलग स्थानों पर रहता है। हाँ जी, तो क्या ये इसका रेजोनेंस से क्या लेना देना है? तो क्या हम कह सकते हैं कि वो पंछी इस पूरे वॉल्यूम पर डिलोकलाइज हो गया है? कह लो, पर ध्यान रखना, रेजोनेंस को कल्पना करने के लिए ये कोई बहुत अच्छी कल्पना नहीं है। क्यों? पंछी एक साथ एक या तो यहाँ है या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठे ही सब जगह फैल जाता है। तो पंछी बादलों की तरह सब जगह एक साथ ही फैल जाए तब कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनों वाली रेजोनेंस हुई है। उसको एग्जैक्टली इस पक्षी के रूप में कि मक्खी की तरह या पक्षी की तरह इलेक्ट्रॉन उड़ रहा है, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, पाप लगेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, कंडीशंस क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस की? ओसीज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होनी है तो पहली शर्त तो यह है कि भैया प्लेनार होना चाहिए। अब प्लेनार स्ट्रक्चर जहां जो पी ऑर्बिटल्स हैं जो पाई बॉन्ड बना रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो और कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड बोलते मतलब क्या? पैरेलल हो। आप ये देखिए, वेयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइजेशन कैन टेक प्लेस, द स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनार। ठीक है, और क्या है? कम से कम 3 कंटिन्यूअस पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए आजू बाजू वाले एटम्स पर। ओह, ये क्या मतलब है? जैसे मॉलिक्यूल है, बॉन्ड कैसा है? बड़ा अच्छा है, तो पाई बॉन्ड है। हाँ। अगर पड़ोस में एक और पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो क्या होगा? एक करेक्ट क्या चाह रहे हो? यहां जो बोला गया है उसी को बता रहा हूं आपको। कम से कम जैसे अगर इतना ही था तो ये तो एक मामूली पाई बॉन्ड है, कोई नई एक्साइटिंग चीज नहीं है, रेजोनेंस फेजोनेंस कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसी के साथ पड़ोस के तीसरे एटम पर एक और पी ऑर्बिटल हो जो इनके पैरेलल हो, और अगर ये भी ओवरलैप कर लग जाए, और ये क्या कर रहा है ये? क्या मैंने क्या किया? तो बीच वाले का या तो यहां से कराओ या यहां से कराओ ओवरलैप, इकट्ठे दो से कैसे करा दी? हाँ, बात तो ठीक है, करना चाहिए तो नहीं था, लेकिन हो तो सकता है। क्यों? ओवरलैप कैसे होती है? एटम को करीब ले आओ, ऑर्बिटल अपने आप ही ओवरलैप कर लेती हैं, अपने को थोड़ी कुछ करना पड़ता है। वो करीब कहां लाया? तुमने बॉन्ड बनाया ना, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया ना, तो जैसे ही तुमने ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, एटम को तो करीब आना ही था, वो तो आ गए, और जब वो करीब आ गए तो उनकी ये पी ऑर्बिटल अभागी ये भी ओवरलैप कर गई। अब तुम ये कैसे कह सकते हो कि सब यहां तो हुई और यहां नहीं हुई? अरे कैसे कह दोगे? जितनी यहां हो रही है उतनी यहां भी होगी। हाँ जी, पर दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, तीन जगह कहां दौड़ जाएंगे? यही तो रेजोनेंस है। अच्छा, ऐसे होता है? हाँ, ऐसे होता है, और शराफत से इसको समझाएंगे, पर अभी देख लो आप कि कम से कम 3 से ज्यादा हो तो और मजा है, तब मोर द बेरियर। 2 5 7 3 4 5 6 7 8 9 10 मर्जी पड़े जितनी हो, लाइन से टांग 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 देर रेजोनेंस खूब हो जाएगी मजे से। अगर ज्यादा होंगे तो कम से कम 3 अवश्य। ठीक है, ये कैसी है? हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, एम्प्टी? अरे जैसी मर्जी पड़े आ जाओ, कुछ भी हो सकती है। एम्प्टी ले आओ, लोन पे रहो, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो, नाचना है हमको तो नाचेंगे, बस डिलोकलाइज होंगे, बिल्कुल कर सकते। ठीक है, इसी कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस को और ढंग से डिटेल में समझना हो तो एक शब्द आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही प्यारा शब्द है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। आगे का पूरा जीवन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस शब्द के इर्द घूमेगा। सबसे इंपॉर्टेंट शब्दों में से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जानते हैं क्या नाम है इसका? ये है कॉन्जुगेशन। क्या बोला? कॉन्जुगेशन। जोर से क्यों बोलते हो? कॉन्जुगेशन। वाह, ये क्या है? अभी जो बोला था ना 3 पी ऑर्बिटल वाला, वही चीज है। एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो और ओवरलैप करें तो वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ जी, शराफत से एक और एक आपस में इतनी ही ओवरलैप होनी चाहिए। लेकिन यदि एक ऑर्बिटल है जो एक तरफ तो एक से ओवरलैप कर रही है और दूसरी तरफ एक और पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रही है, अच्छा तो ये क्या है? ये कॉन्जुगेशन कहलाती है। मतलब मैं बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूं आपको, इसको देखिए। कौन है भाई साहब? ये अलाइल कैटायन जी हैं। इनका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम दिखाऊं बना के? ऐसा बनेगा, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है,
क्या ये ओवरलैप हो रही है? हाँ हाँ, ये ओवरलैप हो रही है। ठीक है, और यहाँ क्या है? यहाँ ऐसे प्लस चार्ज। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, वास्तव में तो हो क्या रहा है? वास्तव में हो ये रहा है कि आपके पास ये p ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। और अगर यहाँ भी ओवरलैप हो जाए तो हो सकती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप चाहते तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते थे, ऐसा उसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा। लेकिन सच तो ये है कि ये ऑर्बिटल्स खाली रहेंगी नहीं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर यहाँ पर ओवरलैप हो रही है और कभी यहाँ हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल हो सकती है। वास्तव में पता है क्या होता है? वास्तव में तो ये होता है कि 1, 2 और 3 ये भी ओवरलैप करता है और ये भी ओवरलैप करता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यहाँ फैल गया है, डीलोकलाइज हो गया है प्लस चार्ज। वास्तव में ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा दिखता है और वो स्पीशीज ऐसी है जिसे प्यार से लोग अलाइल कैटायन कहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे दिखेंगे, कल्पना करेंगे सही सही तो ऐसा दिखेगा। ये है, ये क्या है? ये है अलाइल कैटायन। और जो फिनोमिना यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो फिनोमिना कहलाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब अगर दो एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, सॉरी, अगर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है और वो साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा, मतलब दो, मतलब एक से ज्यादा मतलब दो अलग अलग या तीन अलग अलग पी ऑर्बिटल्स या एक से ज्यादा पी ऑर्बिटल्स के साथ साइडवेज ओवरलैप इस तरह से साइमल्टेनियसली करे, तो हम कहेंगे कि वो सारी की सारी आपस में कॉन्जुगेटेड है। क्या है? वो कॉन्जुगेटेड है। A given atom or a group of atoms is said to be in conjugation when it is singly bonded to an unsaturated system and has maybe a positive charge, multiple bonds, negative charge, lone pairs। ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो एक तरह से हिंट्स हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कहाँ कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन की परिभाषा क्या थी जो हमने बताई थी? साइमल्टेनियस ओवरलैप ऑफ अ p orbital, unhybridized p orbital with more than one other p orbitals which are parallel to this p orbital. That phenomenon is called conjugation, and such p orbitals are said to be conjugated। ठीक है, गुड। हमें कैसे पता चलेगा ये कब कब होती है? उसके लिए ये मस्त टेबल बनाया हुआ है। अच्छा, बड़ी समझ में नहीं आया क्या लिखा है। आइए सरल भाषा में आपको समझाते हैं क्या लिखा है, दिखाते हैं। देखिए, तो ये जो कॉन्जुगेशन है ये कितने तरह की हो सकती है? वेल, ये आइडिया कैसे आएगा? कहां कहां कॉन्जुगेशन होगी, हम देखेंगे कैसे? अरे कई तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे ढांचे होते हैं, मतलब कभी कभी सी डबल बॉन्ड सी और पड़ोस के एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में कॉन्जुगेशन होती है। क्या बोल रहे हैं आप? अगर आपके पास है, बहुत आसान भाषा में बोलता हूं, आपके पास है सी डबल बॉन्ड सी और अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है कोई कार्बोकटायन, क्या क्या क्या, उसके साथ जुड़ा हुआ है कोई कार्बोकटायन, तो आप देखेंगे वो निश्चित रूप से, तो अल्फा पोजीशन है, जी हाँ। अगर अल्फा पोजीशन पर कोई कार्बोकटायन हो तो आप कहेंगे वो कार्बोकटायन का पी ऑर्बिटल और सी डबल बॉन्ड सी का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्जुगेटेड होंगे। क्या क्या क्या, कैसे कैसे? अभी तो बताया था, अलाइल कैटायन, राइट? इस कैटायन की तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, हाँ है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां भी आ जाएगा, हाँ जी, तो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, हाँ जी। बस यही तो हम कह रहे थे। सी डबल बॉन्ड सी के इमीडिएट पड़ोस में, जस्ट बाजू में, एक एटम छोड़ के फिर नहीं चलेगा ना। अगर सी डबल बॉन्ड सी के इमीडिएट पड़ोस में, यानी कि अल्फा पोजीशन पर अगर कार्बन ऐसा है जो कार्बोकटायन है, वेकेंट ऑर्बिटल है उसके पास, जरूर कॉन्जुगेशन होगी। जी हाँ, जरूर कॉन्जुगेशन होगी। कैसे? ऐसे देखिए, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वेल, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं इसे।
एक लोग टीचर से बड़ा आसान मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, और बच्चे हाँ हाँ कर देते हैं कि हाँ ये तो बड़ी आसान चीज है, और बाद में जब खुद करने बैठते हैं तो उनसे होता नहीं है। कहते हैं सब समझ में नहीं आ रहा, आप करते हैं तो हो जाता है, हम करते हैं तो हमसे नहीं होता। इसलिए आपको ढंग से बहुत छोटे छोटे स्टेप्स दिखा के बता रहा हूँ, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। तो आप ये देखिए, ये है प्लस, हाँ जी। और मान लीजिए आप इमेजिन करिए इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर आ गए। अच्छा, कूद सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बाय इलेक्ट्रॉन तो कूद ही जाते हैं। तो क्या बनेगा? भाई 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक पहले कार्बन का था, एक दूसरे का था, शेयर हो रहे थे, कूद कर आ गए। एक तो पर्सनल था और एक पड़ोसी का हड़प लिया, माइनस चार्ज आ गया, और जिससे हड़प्पा उस पे प्लस आ गया। और ये क्या था? ये तो पुराना प्लस था, सॉरी, ये तो नया बना रहे हैं ना, पुराना प्लस तो था जैसा था, कोई कह नहीं। और अगर एक तरफ प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस और लोन पेयर है, तो क्या ये लोन पेयर यहां डोनेट नहीं हो सकता? हो सकता है। उससे क्या बनेगा? उससे जी ये बन जाएगा, पाई बॉन्ड। अच्छा, ये तो दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। जी हाँ, ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। और ले वाह, तो ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। जी हाँ, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जी हाँ, कैसे बना लेते हैं आप भी बना सकते हैं। देखिए हमारे साथ क्या करना होगा, बस पाई बॉन्ड यहां ऐसे लगाते हैं, तीर लगा दिया। जी हाँ, अब ये कर्व्ड एरो नोटेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा पॉपुलर है। एरो शुरू वहां से होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन हैं। आप देखो, ध्यान दो, मैंने यहां पे से शुरू किया बीचों बीच, क्योंकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम्स के बीचों बीच थे। और खत्म कहां किया? गोला कर्व करके कब खत्म किया? जहां उसे आना है। उसे कहां आना है? इस एटम पर। जब एटम पर आया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। देख रहे हो? ठीक है। फिर अब जब हमने कहा एक एटम पर साफ साफ माइनस है, दूसरे पर प्लस है, उसने तीर चला दिया, लोन पर डोनेट कर दिया, बॉन्ड बन गया। तो शुरू कहां से किया है? शुरू किया है यहाँ पे, इससे पहले वाले केस में दो बॉन्ड के बीचों बीच से शुरू किया था। देखो यहां पर शुरू कहां से किया है? यहां पर शुरू किया है एटम से, क्योंकि एटम के पास डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उससे जंप करवा के बीच में ले आए हैं। क्यों? क्योंकि बीच में बॉन्ड बॉन्ड तो दो एटम के बीच में बनेगा, तो बीच में आना चाहिए इसलिए। और ये प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसे। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो, सुनो, करो, बहुत ही आसान। सबसे छोटे स्टेप्स भी तोड़ के मैंने बता दिया आपको ऐसे। ये स्ट्रक्चर 2 अगर वापस जाना चाहेगा तो ऐसे ले आओ। अच्छा, ये लगा देते हो तुम तो? हाँ, ऐसे ही करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करो, कैसे करें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, करके देखो। मान लीजिए ऐसा कहीं था कि इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, या मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा था, इस पे बना सकते हैं। कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। एक तो तरीका जैसे मैंने आपको इमेजिन करना बताया था, वैसे इमेजिन कर लीजिए। पाई बॉन्ड एक तरफ कूद के आ गया, एक एटम पर। किस पर? जो प्लस के करीब है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, उल्टी तरफ प्लस छूट गया। क्यों? मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित कर रहा है प्लस चार्ज, विच इज लाइक सेंसिबल ऑल्सो। और फिर जब एक एटम पर माइनस आया तो माइनस और प्लस आजू बाजू थे, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ मर्ज होकर पाई बॉन्ड बना लिया, बस। और प्लस चार्ज उल्टी तरफ रह गया। हाँ, कर तो सकते हैं ये, तो करिए, देर किस बात की है। ऐसे पहले एरो बनाइए, ऐसे। वाह, कितने प्यार से जल्दी जल्दी बना लेते हैं आप। काम ही यही है। ऐसे कैसे बनाएं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको पूरा मेथड इमेजिनेशन बबल में लिख के दिखा दिया है। मैं इसके अलावा एक चीज और बता सकता हूँ आपको, बताइए। बहुत मजेदार ट्रिक है। दरवाजा खोलते हुए देखा है? हाँ, या पुस्तक पलटते हुए? बिल्कुल। कैसे? वेल, अगर कोई बुक है या दरवाजा ही है, खुल गया, ठीक है, खोला, बंद किया, या सॉरी, बंद किया, खोला, बंद किया, खोला, ऐसे ऐसे एक हिंज के अबाउट रोटेट करता है, राइट ना? वैसे ही आपको करना है। ये क्या है? अलाइल कटैन में ये क्या है? दरवाजा। अच्छा, खुला दरवाजा, जैसे ऐसा समझिए।
आप एक बात करिए, इधर इधर गया, जब वो इधर जा रहा है और फिर लौट रहा है, इमेजिन करिए इधर गया तो बस जैसे वो स्टिकर लगा होता है ना, एक तरफ आपने इधर किया तो स्टिकर इधर लग गया, तो इधर किया तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड इधर आ गया, इसका प्लस चार्ज इधर चला गया, पाई बॉन्ड इधर प्लस इधर, पाई बॉन्ड इधर प्लस इधर, पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज ने अपनी अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर ली, ये इधर गया ये इधर गया, लो जी बन गए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एरो नहीं लगाने आते, एरो भी लगा लो ऐसे, इस तरह से। ऊपर वाले में बताइए, ऊपर वाले में बताते हैं, हम क्या होंगे ऊपर वाले को बताने वाले, लेकिन ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसा है। क्या करें अब ध्यान दीजिए, आपका डबली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कौन सा था, ये अलाइल कटाइल जैसा ही सीन है। कैसे बनाएंगे, यहां से ऐसे डबल बॉन्ड है, दरवाजा खोलिए, डबल बॉन्ड यहाँ प्लस यहाँ, डबल यहाँ प्लस यहाँ, वाह। और बाकी सिग्मा का ढांचा तो सेम रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ प्लस यहाँ, बस बन गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अरे वाह, ये तो काफी आसान लगता है, क्योंकि ये आसान है इसलिए। ऑलराइट, चलिए और देखिए और क्या है, बहुत कुछ है। इसी फिनोमेना को थोड़े से एनिमेशन में दिखाते हैं आपको। देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में, देखिए कटायन के साथ ये क्या था, एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर, और वास्तव में एक से पलटी मार नहीं रही, तो फाइनल असली स्ट्रक्चर तो ये है। इमेजिन करिए, पाई बॉन्ड था, एक तरफ बना था, एक को छोड़ के दोबारा, दोबारा को छोड़ के पहला, अकड़ बक्कड़ अकड़ बक्कड़ अकड़ बक्कड़, अब अकड़, ऐसे अंत में जो बनता है वो स्ट्रक्चर परमानेंट है। इस एनिमेशन से गलत फीलिंग मत लेना मन में कि पहले ऐसा होता है फिर यहाँ 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 टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, परमानेंट यही है और कुछ नहीं है, ऐसा ध्यान रखना। ऐसी एक पॉसिबिलिटी है जब एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर में कॉन्जुगेशन हो जाए। अभी तो एम्प्टी ऑर्बिटल थी, हाँ लोन पेयर से भी हो सकती है। कैसे, बहुत ही सुंदर उदाहरण है एलाइल एनाइन का। वाओ, ये कैसे होगा, वैसे ही टैंग 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 टैंग, वो दरवाजे वाला कंसेप्ट। अब देखिए डबल बॉन्ड इधर, लोन पेयर इधर, डबल बॉन्ड इधर, लोन पेयर इधर। तो स्टूपिड सी ट्रिक है बड़ी खूबसूरत, लेकिन एरोज भी बना सकते हैं आप ऐसे, सॉरी ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, कैसे और कैसे। टुकड़ों में तोड़ के बताते हैं आपको, आइए देखिए। ये था अलाइलानाइन, हाँ जी। अब मैंने ऐसा इमेजिन किया, मैंने ऐसी कल्पना करी कि ये पाई बॉन्ड माइनस चार्ज है इस तरफ, उससे इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर भाग के यहां जंप मारता है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अब क्या हुआ, ये तो एनायन था पहले ही, नया ये हुआ है कि यहां आ गया है माइनस और यहां आ गया है प्लस। ओहो, और जहां माइनस और प्लस का होता है ऐसा घोटाला, वहां और भी कर्म करता है ऊपर वाला। क्यों, माइनस और प्लस मिलके बना सकते हैं पाई बॉन्ड। अच्छा, क्या बनेगा, ये हो जाए तो ऐसा बन जाएगा। और लीजिए क्या हुआ, ये तो यही स्ट्रक्चर है, जी हाँ, ये तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जी हाँ। और वास्तव में एलाइलानाइन कैसा है, पहले जैसा या दूसरे जैसा? ना वो पहले जैसा है ना वो दूसरे जैसा है, वो तो अपने ही जैसा है। कैसा, ऐसा। जब वो डिलोकलाइज हो चुका है और माइनस चार्ज बड़े वॉल्यूम पर फैल चुका है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये, ध्यान से देखिए। वही स्ट्रक्चर जैसा हमने यहां बनाया था, ऐसा और ऐसा, इस तरह से माइनस फैला हुआ है। आप चाहे तो -1 को माइनस हाफ करके कह सकते हैं। दोनों टर्मिनल एटम्स पर, अंत वाले ये टर्मिनल एटम्स है जो कोने में है, उन पे फैला हुआ है चार्ज। वाह, वही सुंदर सा एनिमेशन, जी हाँ। आप देखिए प्यारा सा है, न इधर न उधर, न इधर न उधर, न इधर न उधर, टिंग 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 टिंग, नहीं, वास्तव में होगा ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर सुपरहिट है और यही सच है।
इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर कार्बन की बजाय नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता तो वो भी कॉन्जुगेशन में आ जाता। कैसे? जैसे दिखाया हुआ है ऐसे। यहाँ पे भी एरो बना, तो लौट के आएगा तो ऐसे कॉन्जुगेटेड है। क्या किया? ठीक वही मैं फिर करके दिखाता हूं। ये NH2 था, डबल बॉन्ड और लोन पेयर, डबल बॉन्ड और बाजू में लोन पेयर था, दरवाजा बना, टाइम टाइम, डबल बॉन्ड इधर आ गया, लोन पेयर यहां चला गया। तो कैसे हो जाएगा? डबल बॉन्ड इधर आ गया, लोन पेयर यहां चला गया, ऐसे माइनस प्लस, चार्ज आ गए फॉर्मूल, तो आने दो भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। बट तो कभी भी C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C है और उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पर या जस्ट बाजू वाले एटम पर कार्बन होना भी जरूरी नहीं है। अगर एक लोन पेयर हो तो वो हमेशा ऐसे कॉन्जुगेशन में आ सकता है और हमेशा हम ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सुंदर आइडिया है, आपको होगा, बड़ा सुकून रहेगा। सेम, नथिंग न्यू, अकड़ बक्कड़ अकड़ बक्कड़ अकड़ बक्कड़ अकड़ बक्कड़, पूरे उसमें फैल गया प्यारा सा चार्ज। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। हूबहू ऐसी ही एक थर्ड वैरायटी है। हमने एम्प्टी ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन कराया, हमने लोन पेयर का कराया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? कम ऑन यार, वो भी कॉन्जुगेशन तो करेगी करेगी। कैसे करेगी? अलाइल रेडिकल से दिखाते हैं। देखिए ये है, और आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जो पाई बॉन्ड था वो ऐसे टूटा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां गया और एक यहां गया, ये बन गया। और जब बिंदी बिंदी बन गई तो बिंदी बिंदी जोड़ के बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, बिंदी यहाँ रह गई। अब देखिए, अच्छा तो बस ये रेजोनेंस हो गई इस तरह से, बहुत ही प्यार से। तो ठीक जैसे लोन पेयर था या जैसे एम्प्टी ऑर्बिटल थी, ठीक वैसे ही अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी रेजोनेंस हो जाएगी ऐसे, जैसा हमने आपको बताया। देखिए मगर प्यार से, अलाइल रेडिकल को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां रेडिकल है, बस जो फैला हुआ है पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर। आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साफ साफ देख सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहां आता है ना। लेकिन जब असली स्ट्रक्चर कौन सा है? ये नहीं है असली। असली तो वो है जब वो फैल जाएगा, ये है असली स्ट्रक्चर। राइट बच्चों, ये सारे केस आपने कंसिडर कर लिए। लगभग एक लास्ट केस जो इसी का आगे है, वो है अगर पाई बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेटेड हो। क्या ये हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये ऐसा प्यारा केस है जिसकी बात हम आज नहीं अगली बार करने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों? पहले इसको हजम कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली बार एक छोटा सा केस बचा रहेगा। सच तो ये है कि इन्हीं का एक्सटेंशन है, और उन्हीं के बहाने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज भी करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, ऑफ कोर्स बहुत ब्रीफ में, शॉर्टली, खाली रिविजन के तौर पर, और उस केस को इंट्रोड्यूस करके कॉन्जुगेशन की कथा आगे बढ़ाएंगे। कब? ऑफ कोर्स बच्चों, अगली बार। आज के लिए तो बस इतना ही। नमस्कार।